नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देख लिया था। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है, चैप्टर 5 का नाम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें यूक्लिड एक गणित के शिक्षक थे। इन्होंने कुछ ज्यामिति की खोज की थी, ज्यामिति के बारे में कुछ कहा था। उसी की इस चैप्टर में हमने चर्चा की थी इसके इंट्रोडक्शन में। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के कारण दीजिए। देखिए, लिखा हुआ है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये असत्य है। पहला जो आपका है वो क्या है, असत्य है। क्यों, पहले इसको हम प्रैक्टिकली बता देते हैं। ये आपके सामने एक बिंदु हमने रख दिया, इस पे देखिए कि केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए हमने एक रेखा खींच दिया, किसी ने ऐसे खींच दिया दूसरी रेखा होगी, किसी ने ऐसे खींच दिया तीसरी रेखा होगी, किसी ने ऐसे खींच दिया चौथी होगी, किसी ने ऐसे खींच दिया पांचवी हो गई। यानी कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसने क्या बोला था कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहां पे आप कारण में लिख सकते हैं, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, पहला आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे पे आते हैं, अनंत संख्या में रेखाएं होती हैं। कहां पे होती हैं, जब दो अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरती हैं। अब इसमें दो बिंदु लेना है, चलिए हम दो बिंदु ले लेते हैं। ये दो बिंदु है। अब इस पे वो कह रहा है असंख्य रेखाएं गुजरती हैं दो बिंदुओं से। अब ये बताइए, आपका दो बिंदु था और दो बिंदु से हमने ये रेखा खींच दिया। अब बताइए, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई और रेखा खींच सकते हो आप? कोई रेखा नहीं खींच सकते हो। मान लो आपने ऐसे खींचा, तो देखिए कितने बिंदु से गया, केवल एक ही बिंदु से गया कि नहीं गया। आपने इधर खींच दिया एक ही बिंदु से, यानी आपको अगर दो बिंदु दिया दिया जाए तो वहां पे केवल और केवल कितनी रेखाएं आप खींच सकते हो, केवल और केवल एक रेखाएं आप खींच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और इसने क्या बोला है, अनंत, तो इसीलिए ये भी आपका क्या है, असत्य। ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्यों, आप लिख सकते हो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरे पे आते हैं, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप तक बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, इसके बारे में हमने चर्चा किया था इंट्रोडक्शन में कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये आपका सत्य है। इसका कारण भी लिख दीजिए, एक शांत रेखा दोनों दिशाओं से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। चौथा देखते हैं इसका। देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भी सत्य है। अगर दो वृत्त बराबर हैं तो इसका मतलब वो बराबर त्रिज्या का होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि रीजन लिख सकते हो, यदि दो वृत्त बराबर हैं
तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, बराबर होती। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आकृति में, ये आपके सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति के बारे में पूछ कह रहा है, यदि ए बी माइनस पी क्यू, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है बच्चों, ये बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ठीक है। ये जो ए बी है ये इस पी क्यू के बराबर है और ये जो पी क्यू है ये एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी इस एक्स वाई के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गए ना। तो ये पहला वाला तीसरे के भी बराबर है। याद रखिए कि अगर पहला दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है तो ये पहला भी इस तीसरे के बराबर होगा। तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। ये भी आपका क्या है? सत्य है। और यहां पे लिख सकते हो आप, यूक्लिड के अनुसार वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये इसका कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक के लिए एक परिभाषा दें। क्या अन्य शर्तें हैं जिन्हें पहले परिभाषित करने की आवश्यकता है? वह क्या है और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? पहला समांतर रेखाएं, दूसरा लंब रेखाएं, तीसरा रेखाखंड, चौथा वृत्त की त्रिज्या, पांचवा वर्ग। इन सबको हमें परिभाषित करना है। चलिए पहला हम परिभाषित करते हैं, समांतर रेखाओं। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है, यहां पे सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनमें कोई बिंदु, अभी हम समझा भी रहे हैं आपको इसे, उभयनिष्ठ नहीं होता, अर्थात वह कभी एक दूसरे को नहीं काटती तथा उनके बीच की दूरी भी समान रहती है। दोस्तों ये आपके सामने हम समांतर रेखाएं बना रहे हैं। ये आपके पास समांतर रेखाएं हैं। देखिए देखिए, ये पहली रेखा होगी आपकी और ये दूसरी रेखा होगी। देखिए पहली दूसरी रेखा क्या एक दूसरे को कभी कट करेगी? अगर बढ़ाओगे तो कभी नहीं कट करेगी। तो इसीलिए इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जैसे मान लीजिए ये दो रेखा हमने खींचा और ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर दी, तो ये जो बिंदु है ये बिंदु इस रेखा पे भी है और इस रेखा पे भी है, तो इसी को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ऐसा बिंदु जो दोनों रेखाओं पे हो, ठीक है। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो वही हमने लिखा है कि समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, अर्थात वह कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तथा उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इनके बीच की दूरी दोस्तों हमेशा क्या होगी? समान होगी। इसी को समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा किसे परिभाषित करना है? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो
एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच का कोण कितना हो दोस्तों, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो। लंब रेखाएं कुछ इस तरीके की होती हैं। ये हम लंब रेखाएं बना, ये पहली रेखा और ये आपके सामने दूसरी रेखा होगी। तो ये पहली रेखा होगी और ये दूसरी रेखा होगी, दोनों के बीच में क्या कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपकी लंब रेखाएं होती हैं। तीसरे पे आइए। तीसरा आपको रेखाखंड बताना है। रेखाखंड क्या होता है, बहुत ही आसान सा इसका परिभाषा है। रेखाखंड वह रेखा है, ऐसे कह सकते हो, वह रेखा है जिसके दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब बेटा कि उसके बाद कोई बिंदु नहीं होगा उस रेखा, जैसे मैंने ये लिख दिया और रेखाखंड पे आप ऐसे कर दोगे, ये रेखाखंड हो गया ए बी। अब ये अंत बिंदु हो गया, ए इसका पहला अंत बिंदु हो गया, बी इसका दूसरा अंत बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाद ये रेखा बढ़ा नहीं सकते हो, और अगर ऐसे कर दिया तो ये ए बी रेखा है लेकिन ये इसका अंत बिंदु नहीं है। चौथा पे आते हैं। चौथा किसका परिभाषा देना था, वृत्त की त्रिज्या का। ये देखिए, ये आपके पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो चारों तरफ घूमता है इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये क्या है, वृत्त की परिधि है। और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। पांचवें को परिभाषित करते हैं। पांचवा आपका क्या है, वर्ग। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समकोण हो, तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। दोस्तों ये आपके सामने वर्ग हम बना रहे हैं, ये आपका वर्ग है। इसका नाम आप रख सकते हैं ए बी सी डी। इसमें ये सारी भुजाएं आपस में, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो चारों कोण होते हैं वो प्रत्येक क्या होता है, 90 अंश का होता है। ये आपका वर्ग है। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है आपका, नीचे दिए गए दो अभिधारणाओं पर विचार करें, ठीक है। देखिए अभिधारणा क्या है, किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं ए और बी को देखते हुए एक तीसरा बिंदु सी मौजूद है जो ए बी के बीच में है, इस पे विचार करना है। तो पहले इस पे विचार कर लेते हैं, फिर दूसरे पे चलते हैं। यहाँ इसका हम हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया है समय बचाने के लिए। पहले को देखते देखते हम परिभाषित, देखिए किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं ए और बी को देखते हुए एक तीसरा बिंदु सी मौजूद है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ए और बी के बीच में संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है कि बीच में ये सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये अवधारणा अवरोधी है, मतलब विरोध कर रहा है, किंतु ये यूक्लिड की अवधारणाओं से पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा निम्नलिखित है। क्या है कि ए बी कोई रेखाखंड है
ए और बी के बीच में असंख्य बिंदु विद्यमान है। जैसे मान लीजिए ये कोई ए बी रेखाखंड है, ए बी, तो इसके बीच में बहुत सारे बिंदु है, असंख्य बिंदु है, ठीक है। तो असंख्य बिंदु विद्यमान है, इनमें से किसी भी बिंदु सी को चुनने पर वह ए और बी के बीच स्थित होगा। जैसे इसमें से किसी भी बिंदु, हम मान लीजिए सी को चुन ले, तो सी को यहाँ भी चुन सकते हो आप, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कहीं भी ए और बी के बीच में ही विद्यमान होगा, यहीं पे होगा। यही आपकी यूक्लिड की अवधारणा कहती है। दूसरा वाला आपका देखिए कह रहा है कि कम से कम 3 बिंदुओं का अस्तित्व है जो एक ही लाइन पे नहीं है। नहीं होने की बात कर रहा है 3 बिंदुओं का। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या यह अवधारणाएं सुसंगत है? क्या वह यूक्लिड की अवधारणाओं से अनुसरण करते हैं? व्याख्या करना, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे ऐसे तर्क दे सकते हो कि यदि केवल 2 बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु से आप एक सदैव एक सीधी लाइन खींच सकते हो, 2 बिंदुओं से होके जा सकती है। अतः कम से कम 3 बिंदु आपके पास ऐसे होने चाहिए जो संरेख ना हो। संरेख का मतलब कि आपके पास 3 बिंदु इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि तीनों एक ही लाइन पे स्थित हों। इसलिए आप यहाँ पे कम से कम केवल कितना लोगे? ऐसे 2 बिंदु लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों कथनों से हमें ये विचार आए। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक बिंदु C 2 बिंदुओं A और B के बीच इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। ये सिद्ध करना है और चित्र बनाकर समझाइए, कुछ ऐसा कह रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये हमने एक रेखा बना दिया AB, इसका मध्य बिंदु है आपका C, और आपको दिया गया है कि AC बराबर BC, ठीक है। ये जो AC है ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों पक्षों में अगर हम AC को जोड़ दें, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, तो इधर आपका AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC। देखिए ये AC और BC इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? AB के बराबर आ जाएगा। और ये AC AC 2AC हो जाएगा, तो 2AC बराबर AB। यदि इस 2 को उधर भेज दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। AC बराबर 1/2 AB, और यही आपको प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करना था, AC बराबर 1/2 AB। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हम लोग का। देखिए लिखा हुआ है कि जो प्रश्न संख्या 4 में हमने जो बिंदु C को रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहा है, इसमें हमने क्या कहा है? देखिए इसमें हमने कहा था कि ये जो AB रेखा, इसका मध्य बिंदु क्या है? C है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो C AB का मध्य बिंदु कहा जाता है, तो सिद्ध कर दीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसे हमने कोई यहाँ पे रेखा खींच दिया, AB रेखा है और इसका हमने C मध्य बिंदु निकाला था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक रेखा का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हम सभी तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम इसके मान लेते हैं कि 2 मध्य बिंदु है, एक C और एक D मध्य बिंदु है, ठीक है। 2 मानेंगे और दोनों को लास्ट में चल के एक ही लिखा लेंगे। माना C और D रेखाखंड के 2 मध्य बिंदु हैं, 2 मध्य बिंदु। प्रश्न 4 के अनुसार जो हमने सिद्ध किया है, प्रश्न 4 के अनुसार हमने क्या सिद्ध किया है? देखिए AC बराबर हाफ AB, AC बराबर हाफ AB, C इसका मध्य बिंदु था। अच्छा D भी इसका मध्य बिंदु है, तो AD बराबर हाफ AB भी हो जाएगा। और जैसे C जब मध्य बिंदु था तो AC बराबर हाफ AB हो गया था, और हमने माना है कि D भी मध्य बिंदु है, तो AD बराबर हाफ AB हो जाएगा। AD बराबर हाफ AB। अच्छा
अब देखिए इसका दायां पक्ष बराबर है, हाफ ए बी और हाफ ए बी बराबर है, तो यहां पे लिख सकते हैं अभिधारणा है यूक्लिड की एक, याद करिए कि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे देखिए ये वस्तु है, ये इसके बराबर है और ये वस्तु भी इसके बराबर है, तो और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। AC बराबर AD, AC बराबर AD। अतः C एक ही मध्य बिंदु है, C एक ही मध्य बिंदु है। हमने ऐसा कैसे सिद्ध कर दिया, देखिए हमने इसका दो मध्य बिंदु माना था, C और D, और देखिए C और D और कुछ नहीं है, क्योंकि C और D आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब C और D आपस में बराबर आ गया तो इसका मतलब कि C और कुछ नहीं है, D ही है, और D कुछ नहीं है बल्कि क्या है, वो C ही है। दोनों एक ही बिंदु हैं, दो अलग अलग बिंदु नहीं है। इसलिए जो आपका मध्य बिंदु है वो क्या है, यूनिक है, एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD भी होगा। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। आपको दिया है AC बराबर BD, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम लोगों ने एक अवधारणा पढ़ा था कि यदि बराबर को बराबर से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि AC में से BC को घटा देंगे और BD में से भी BC को घटा देंगे, दोनों में से BC को घटा देंगे। AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। अब देखिए AC में से आप जब BC घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, AB बचेगा केवल, बराबर जब हम BD में से BC घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, CD बचेगा, AB बराबर CD। और यही आपको प्रूव करना था, AB बराबर CD। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या आपका 7 कहता है, यूक्लिड के स्वयं सिद्ध की सूची में अवगृहीत पाठ को सार्वभौमिक सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, और इसने ब्रैकेट में लिख दिया है, ध्यान दें कि प्रश्न 5वीं अवधारणा के बारे में नहीं है, तो इसमें हमने नोट कर लिया है यहाँ पे समय बचाने के लिए कि यूक्लिड के अवगृहीत जो पाठ है, पहले उस अवगृहीत को जाने कि 5वां अवगृहीत है क्या। इंट्रोडक्शन में हमने चर्चा किया था इसका, यहाँ भी हमने लिख दिया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये इनका 5वां अवगृहीत था। तो इसको सार्वभौमिक सत्य माना जाता है, तो ये सत्य है सार्वभौमिक। इसका रीजन यहाँ पे है क्योंकि भाग जो पूर्ण का अंश होता है परिमाण में पूर्ण से कभी अधिक नहीं हो सकता है, इसका यही रीजन है जिसको हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी चर्चा किया था। तो इसका सबसे मोटिव जो मेन रीजन है वो परिमाण में पूर्ण से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में ही आपका एक्सरसाइज 5.1 होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।